हमारे बीच में डॉक्टर विवेक जी पहुंच चुके हैं। और डॉक्टर विवेक सर, नमस्कार। और नमस्कार नमस्कार। आपका स्वागत है सर। आज हिसार की एमटीएफ एक छोटी सी हमारी टीम है। और आज आपको सुनने के लिए बड़े लोग काफी दिन से बोल रहे थे कि डॉक्टर विवेक सर आए कभी, बताएं। मैंने कहा चलो, ये भगवान ने चाहा और आज आप हमारे बीच में हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज पूरी टीम आपको सुन रही है। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके। तो शुरू करते हैं। जी सर। बहुत कैंसर कैंसर चल रहा है सुबह से ही। और हम्म। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है और बड़ी छोटी छोटी सी मैं बातें आप लोगों को बताऊंगा आज, जिसकी जो कि दे आर वेरी वैल्यूएबल। तो हम लोग सुनते आते हैं, बहुत हमें बताया जाता है कि कैंगन वाटर जो है वो बड़ा मिराकिलस है, बहुत जादुई पानी है, सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है वो अपने आप को पूरी तरह पूर्णतया स्वस्थ करने के लिए डिजाइंड है। और जी 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 जी, मैं डॉक्टर हूँ। सॉरी, ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। और कैंगन मैं करीब पिछले 5.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने सर इसको स्टार्ट क्यों किया था? मतलब वो क्या वजह थी? सबसे पहले सर, काफी लोग ये जानना चाह रहे थे, क्या वजह ओके। थी, क्यों आपने लिया? क्योंकि आपकी एक स्टोरी है जो कि हम काफी बार सुनते हैं। जी जी जी। देखिए, जी सर। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और कैंसर का इलाज करता था। 2012 में हम्म। मुझे थर्ड स्टेज ब्लड कैंसर हुआ और उसको मैंने ठीक किया। उस दौरान मैं एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई, अमेरिकन थे वो, डॉक्टर वेबस्टर। खैर, आजकल वो रिटायर्ड हैं। वो कैंसर के नेचुरल तरीके से इलाज करने के एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने मुझे काफी कुछ बताया और उन्होंने उनकी उनकी जो बातें थी उनमें से एक उन्होंने कहा था कि कैंगन वाटर जो है वो बहुत लाभदायक है। लेकिन उस समय, क्योंकि कैंगन यहाँ नहीं थी, तो कैंगन को मैं इस्तेमाल नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं ठीक हुआ और उसके बाद में 2016 में जब कैंगन आई, तो मेरे ब्रदर ने, बड़े भाई ने मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दी। और वो भी डॉक्टर हैं। तब हम्म। मुझे इमीडिएटली मैंने डिसाइड किया कि ये कैंगन मुझे लेना है। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इतने ज्यादा हुए कि फिर कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर एक एक समय ऐसा आ गया कि अगर मेरे पास में कोई पेशेंट आता था तो उसको सबसे पहले यही कहा जाता था कि आपको अपना पानी चेंज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे इलाज कराएं। तो ये छोटी हम्म। सी मेरी कहानी है। ओके। और आज करीब 5.5 साल हो गए हैं मुझे। और तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है। जैसे मैंने यस बताया सर। कि हमारा जो शरीर है वो अ, अपने आप को, किसी भी बीमारी को पूर्णतः ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए डिजाइंड है। ऐसा डिजाइन ऊपर वाले ने, जो हमारा क्रिएटर है, जो भगवान है, उसने ऐसा हमें बना के भेजा है। अब होता क्या है कि हम लोग को जो एजुकेशन मिलती है वो इस कुछ इस तरह से होती है कि हमें ये पढ़ा दिया जाता है बचपन से ही कि अगर कोई बीमार है तो दवा और डॉक्टर के बिना वो ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। जबकि आप ये देखिए कि अगर आप जंगली जानवरों को देखें, पालतू जानवरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आप जंगली जानवरों को देखें तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने किसी जंगली जानवर को कैंसर से पीड़ित देखा हो या किसी उसको अचानक से हार्ट अटैक हो गया हो। ये सारी बीमारियां केवल इंसान और पालतू जानवरों को ही होती हैं, राइट? राइट सर। तो हम लोग बात करेंगे उस डिजाइन की। वो डिजाइन क्या है, किस तरह से हमारा शरीर अ, अपने आप को क्योर कर सकता है।
और आजकल वो क्यों नहीं कर पा रहा है? मतलब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि हमारा शरीर किसी भी बीमारी को किसी भी स्टेज पे ठीक करने के लिए बनाया गया है, डिजाइंड है। तो आज के टाइम में वो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल क्यों नहीं कर पा रहा है? तो ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि बीमारी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। बीमारी की बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, वो है कि malfunction of cells causes disease। मतलब सेल जब उस तरह से काम नहीं करता है जैसे उसे करना चाहिए, तब बीमारी, वो सेल बीमारी कॉज करता है, राइट? तो ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इससे ज्यादा सटीक बीमारी की कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। अगर जैसे मैं एग्जांपल से बात करता हूं आपको, कि अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर है, तो इसका मतलब क्या है कि पैनक्रियाज एक ऑर्गन है जो कि सेल से बना हुआ है, उसके सेल उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, और इसीलिए वो डायबिटीज बीमारी है। तो मैल फंक्शन ऑफ सेल ही हुआ। अभी हर बीमारी के पीछे यही डेफिनेशन है। मैल फंक्शन मतलब सेल का उस तरह से काम ना करना जैसे उसे करना चाहिए। ओके, तो ये तो हुई बीमारी। अब क्योर की बात करते हैं कि क्योर क्या है। अब मुझे एक चीज बताएं कि हमें ये बताया जाता है कि अगर बीमारी हुई है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, और वो डॉक्टर दवा लिख के देगा, और दवा खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही होता है। तो मुझे एक चीज बताइए, एक ऐसा पेशेंट आपके लाइफ में कभी आपने देखा जो कि डायबिटीज का पेशेंट है, और डायबिटीज की दवा खा के उसने अपनी डायबिटीज को ठीक कर लिया हो? नहीं सर, मुझे तो सिंगल आज भी तक नहीं। नहीं मिला। नहीं सर, मुझे भी नहीं। राइट? तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी दवा किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए डिजाइंड ही नहीं है। वो बनी ही नहीं है कि किसी बीमारी को कोई दवा क्योर कर ले। वो सिर्फ दो चीजों की वजह से डिजाइंड है, वो सिर्फ दो चीजों के लिए डिजाइंड है, चाहे वो दवा किसी भी बीमारी की हो, चाहे वो डायबिटीज की है, कैंसर की है, किसी भी चीज की है। दवा का काम है सिम्टम्स, बीमारी के सिम्टम्स को मैनेज करना और साइड इफेक्ट्स कॉज करना। अगर शुगर ज्यादा है, आप दवा लेंगे, शुगर कम हो जाएगी, लेकिन डायबिटीज खत्म नहीं होगी। और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, जो कि किडनी को जो दवा है वो काफी साइड इफेक्ट देती है, आप सभी को पता है। तो इट्स अ स्टेटमेंट, एक मैं बोल रहा हूं कि कोई भी दवा किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए डिजाइन नहीं है। तो ये क्योर होता क्या है और कैसे होता है? हमारा जो शरीर है, जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम जिएंगे, एक मेजर फंक्शन, एक सबसे बड़ा फंक्शन है उसका, शरीर का। वो क्या है? वो ये है कि वो नए सेल बनाता है, और जो पुराने सेल हैं, जो मैल फंक्शनिंग सेल हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उन सेल को नए सेल बना के रिप्लेस कर देता है। या पुराने जो बूढ़े सेल हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, उसको शरीर बाहर फेंक देता है। ये एक शरीर का मेजर फंक्शन है, और यही तरीका है किसी भी बीमारी को क्योर करने का, और कोई तरीका नहीं है। कोई दवा, कोई डॉक्टर, कोई इलाज आपके शरीर में किसी भी बीमारी को क्योर नहीं कर सकता। वो काम आपके शरीर का है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कि बीमारी क्या है और क्योर क्या है। अभी तक हम लोग क्योर क्या समझ रहे थे? हम लोग ये सोच रहे थे कि दवा खाते हैं, अगर सर में दर्द है, दवा खाई, सर का दर्द फील होना बंद हो गया, तो मतलब क्योर हो गया। वो क्योर नहीं हुआ। वो जो दर्द की जो फीलिंग होती थी, वो आपके दिमाग के अंदर एक तंतु है जिससे आपको पता लगता था कि आपके सर में दर्द है। वहां उस जगह को उस दवा ने शून्य कर दिया,
और आपको वो जो दर्द है वो पता नहीं लग रहा है। केवल इतना हुआ उस दवा से, और सारी की सारी दवाइयां भी यही काम करती हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, द क्योर लाइज विद इन। मतलब ऐसा कहा जाता है कि हमारे अंदर ही क्योर है, और ये हजारों साल से सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, लेकिन इसको कोई समझा नहीं। क्योंकि अगर शरीर ने नए सेल बना के पुराने सेल जो बीमार सेल हैं, बीमारी पैदा कर रहे हैं, उनको चेंज करना है, तो क्योर तो अंदर ही हुआ ना। लेकिन क्योंकि हम उस क्योर को बाहर ढूंढ रहे हैं, दवाइयों में, डॉक्टरों में, हॉस्पिटल्स में, इसकी वजह से सब परेशान। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो शरीर है उसका ये डिजाइन तो समझ आ गया कि किस तरह से, क्या बीमारी की परिभाषा है, और किस तरह से शरीर सक्षम है अपने आप को क्योर करने के लिए। अब बात करते हैं कि शरीर को नए सेल बनाने के लिए क्या चाहिए। उसके लिए हम लोग को शरीर का जो हमारे बेसिक डिजाइन है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा निगाह डालेंगे। हमारा शरीर अप टू 70% पानी से बना हुआ है, राइट। और अगर इसको थोड़ी सी गहराई से देखें तो अगर हम सेल के अंदर जाते हैं तो सेल के अंदर कहा जाता है कि 90% प्लाज्मा होता है, विच इज, और वो जो कि और कुछ नहीं, केवल पानी है। और अगर हम लोग 70% तक पानी हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आपने एक्वेरियम देखा होगा जिसमें मछलियां रखी जाती हैं। तो वो जो एक्वेरियम है उसके अंदर जब मछलियां मरने लगती हैं तब हमारे पास में दो काम होते हैं करने के लिए। नंबर 1 होता है कि मरी हुई मछली को निकालें, उसको बाहर फेंकें, और एक अच्छी तगड़ी मछली लाके उसको एक्वेरियम में डाल दें गंदे पानी में। और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप एक्वेरियम का पानी जो कि गंदा है उसको बदल दें। तो ये दोनों ऑप्शन है, और हमारे पास में चॉइस है कि हम लोग दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज कर लें। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये तो पता लग ही गया है कि जब हम मरी हुई मछली को निकाल के एक्वेरियम में से फेंकेंगे और एक हेल्दी मछली को उसी गंदे पानी में डालेंगे तो उस मछली के साथ क्या होगा, वो भी मर जाएगी। तो अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है वो है पानी चेंज करने का। पानी अगर चेंज नहीं होगा, इस वाक्य को याद रखिए लाइफ लॉन्ग, अगर पानी गंदा होगा तो मछलियां मरती रहेंगी। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर पानी गंदा है एक्वेरियम में तो आप मछलियों को बचा लें। आप उसमें दवा डाल देंगे, थोड़ी सी देर की शांति पड़ जाएगी, लेकिन मछलियां फिर भी मरेंगी। तो हमारा जो शरीर है उसका अगर आप डिजाइन को गौर से देखें तो एकदम हमारे जो क्रिएटर ने बनाया है वो एकदम एक्वेरियम के डिजाइन पे बनाया है। 70% पानी डाल के हमारे शरीर को भरा गया है और एग्जैक्टली एक्वेरियम की तरह है। हमारा शरीर अगर एक्वेरियम की तरह है तो हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? हम लोग पूरी जिंदगी सिर्फ मछलियां बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि शरीर रूपी एक्वेरियम का पानी बदला जा सकता है, और ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, और इसकी वजह से मछलियां मरती रहती हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जब हम एक सोर्स का पानी पीते हैं तो हमें करीब करीब 90 दिन लगते हैं हमारे शरीर का 70% पानी चेंज होने के लिए। और जब मैंने आपको अभी बीमारी की एक परिभाषा बताई थी, मैल फंक्शन ऑफ सेल कॉजेज डिजीज, कि जब सेल उस तरह से काम नहीं करता जैसे उसे करना चाहिए तब बीमारी पैदा होती है। तो सेल उस तरह से काम क्यों नहीं करता या सेल बीमार क्यों होता है, उसका बड़ा सिंपल सा कारण है। जब सेल के अंदर का एनवायरनमेंट गंदा हो जाता है, सेल के अंदर क्या है? पानी, अप टू 90%। तो एक सेल भी एक्वेरियम है,
और सेल के अंदर का अगर पानी गंदा है तो सेल बीमार हो जाएगा। और अगर आप ऐसा पानी पिएंगे जो कि सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, सेल के अंदर जा नहीं सकता है, तो सेल के अंदर की गंदगी बाहर नहीं आएगी और सेल बीमार होता चला जाएगा। और इसी की वजह से हमारी जो बीमारियां हैं, ये उसकी रूट कॉज है। तो हमारे शरीर के अंदर का जब तक पानी साफ नहीं होगा तब तक हमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल सकता, एक स्वस्थ जीवन नहीं मिल सकता। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास में कैंगन पानी है, और कैंगन पानी में वो, आप सभी लोग जानते हैं कि वो क्षमता है कि वो हर सेल के अंदर जा सकता है। और सेल के अंदर जाएगा तो क्या होगा? सेल को डिटॉक्सिफाई करेगा, सेल को साफ करेगा। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पानी की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। और उस पानी के अंदर, हमारे कैंगन पानी के अंदर ORP होता है। मेरे हिसाब से हम लोग पूरे गहराई से इसको नहीं बता पाते लोगों को। उसका उसका कारण यह है कि शायद हमें ही नहीं पता। तो मैं आपको ये बताता हूं कि 2 तरह के सेल होते हैं हमारे शरीर में। एक होता है हेल्दी सेल और एक होता है बीमार सेल। तो जो हेल्दी सेल होता है उसका एक पैरामीटर है कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो हेल्दी है। वो हेल्दी है तब पता लगेगा जब सेल के अंदर -25 मिलीवोल्ट का चार्ज होता है। जब -25 मिलीवोल्ट का चार्ज अगर सेल में है तो उसको स्वस्थ माना जाता है। और जैसे ही ये चार्ज कम हो जाता है, एग्जाम्पल -10 रह गया या -5 रह गया, तब उस सेल को हम लोग बीमार मानते हैं या वो सेल बीमार हो जाता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज कम होने का जो प्रोसेस है, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मंजीत जी, मुझे हिंदी में ऑक्सीडेशन नहीं पता है। नहीं नहीं सर, चलेगा ऑक्सीडेशन। हम ऑक्सीडेशन को okay. अलग तरीके से बोलते हैं। ये नेगेटिव चार्ज कितना इंपॉर्टेंट है हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर कि भाई ये -25 मिलीवोल्ट का चार्ज है स्वास्थ्य सेल के लिए, तो क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूं तो मैंने कैंसर पर इसका शोध किया। तो मुझे पता लगा कि कैंसर का जो सेल है वो +30 मिलीवोल्ट पे काम करता है। तो अब ये देखिए, -25 से कम होते होते वो 0 पे आया, 0 से प्लस बढ़ते बढ़ते वो 30 पर पहुंचा और जिंदगी मौत की तरफ बढ़ गई। तो आप सोचिए कि ये नेगेटिव चार्ज हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्वस्थ जीवन के लिए। और इसके बारे में हमें कभी किसी किताब में, स्कूल में, कहीं किसी डिस्कवरी चैनल में इसके बारे में कभी नहीं बताया गया। क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन हम सब तक पहुंच जाएगी तो हमें ना तो कभी दवा की जरूरत पड़ेगी और ना कभी डॉक्टर की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि -25 मिलीवोल्ट चाहिए होता है सेल को हेल्दी रहने के लिए, और नए सेल बनाने के लिए सेल को चाहिए -50 मिलीवोल्ट। अब अगर आपके शरीर के अंदर वो क्षमता है कि आपका शरीर आपके सेल को -50 मिलीवोल्ट का चार्ज दे सकता है, तब नए सेल बनेंगे। नहीं तो डायबिटीज जैसी बीमारी पूरी जिंदगी रहने वाली है। तो ये तो इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव चार्ज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमारे कैंगन पानी में आपको -800 मिलीवोल्ट का चार्ज हर सिप में मिलता है। ये जो -800 मिलीवोल्ट का चार्ज है, जब आप अपने शरीर के अंदर पानी के रूप में डालना शुरू करते हैं तो आपके शरीर में वो नेगेटिव चार्ज जाता है, जो कि सबसे ज्यादा प्राइमरी पहली रिक्वायरमेंट है शरीर को नए सेल बनाने के लिए, अपने को स्वस्थ करने के लिए, अपने को रिपेयर करने के लिए। और नए सेल जब बनना शुरू होते हैं तो कैसी भी बीमारी हो, शरीर उसको अपने आप स्वस्थ कर लेता है। अभी एक मैं चीज आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का राउंड ले लेंगे। हमारे शरीर के अंदर मैंने आपको बताया 70% पानी है
ये जो 70% है इसका ब्रेकअप है H2O। और ये जो H2O है इसका क्या मतलब हुआ कि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। अब ये जो ऑक्सीजन का एक एटम है, हमारे शरीर में अभी हमने बात करी थी कि ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा मैं गहराई से समझाता हूं। ऑक्सीडेशन हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से सेल बीमार होते हैं, और ऑक्सीडेशन की वजह से ही हम बूढ़े होते हैं। हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। हम जो मरते हैं वो भी ऑक्सीडेशन ही उसका कारण है। ये कुदरत का एक एक तरीका है संसार में सारी चीजों को रिसाइकिल करने का। और संसार में सारी ही चीजें कुदरत रिसाइकिल करती है, तो वो हमें भी रिसाइकिल करती है। और ऑक्सीडेशन एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि आपके शरीर में से, सेल्स में से जब नेगेटिव चार्ज कम होता है उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो हमारे पानी को एंटीऑक्सीडेशन पानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। और जब आप अपने शरीर को नेगेटिव चार्ज प्रदान करते हैं तो उसको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा। तो हम लोग जो बूढ़े हो रहे हैं, हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो है ऑक्सीडेशन की वजह से। तो जब हम इस पानी को पीते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो एज है उसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी स्लो हो गई है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरी खुद की जिंदगी में ही, जिनके सफेद बाल थे उनके बाल काले हो गए, जिनके बाल नहीं थे उनके बाल आ गए। और मैं खुद 53 साल मेरी उम्र है, और जैसा मैंने बताया 3rd स्टेज मैं कैंसर सर्वाइवर हूं। तो आज मैं जिस शेप में हूं उसमें सबसे बड़ा हाथ इस पानी का है। तो हाइड्रोजन की हम लोग बात कर रहे थे, तो एक एटम इसमें H2O में ऑक्सीजन का है, और ये जो एक एटम ऑक्सीजन का है ये कारक है ऑक्सीडेशन का। आपने देखा था कि कोविड के दौरान जो लोग हॉस्पिटल गए, बहुत कम लोग हैं जो वहां से वापस आ पाए। उसका कारण क्या है? क्योंकि जिसको कोविड हुआ या जिसको बुखार हुआ उसके फेफड़ों में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा था, और ऑक्सीडेशन की वजह से फेफड़ों के सेल उस तरह से काम नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें करना चाहिए। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते थे उनको ऑक्सीजन पे लगा दिया जाता था। अब ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा। तो इसकी वजह से हम काफी लोगों को खोक दिया। तो कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन जो है, अभी तक हमें यह पढ़ाया जाता था कि ऑक्सीजन इज लाइफ, जिंदगी है। लेकिन अगर इसको आप गौर से देखें तो ऑक्सीजन हमारे रिसाइकिल होने का कारण है, हमारे मरने का भी कारण है। और इसके ऊपर बहुत सारी बहस हो जाती है मंजीत जी, बहुत लोगों को इसके ऊपर विश्वास नहीं होता। तो मैं एग्जाम्पल से आपको इसके बारे में बताता हूं। आपने कछुआ देखा है? कछुए की क्या उम्र होती है? 500 साल, 600 साल, 600 साल, 600 साल। बहुत। तो ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि कछुआ 3 मिनट में एक बार सांस लेता है। उसकी जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो बहुत मिनिमम है। तो ऐसा देखा गया है कि जिस भी चीज की ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होती है उसके शरीर में ऑक्सीडेशन कम होता है, उसकी वजह से वो बूढ़ा धीरे होता है। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनको बचपन से ही बताया जाता है कि ऑक्सीजन ही जीवन है, लाइफ है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन होता है। अब ये देखिए, लैंग्वेज में भी ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन, लैंग्वेज के अंदर भी लिंक दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें इतना उल्टा पढ़ाया गया और हमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन बुरा है या अच्छा है, मैं केवल ऑक्सीजन का एक्चुअल रोल दिखा रहा हूं आपको। ऑक्सीजन के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ऑक्सीजन का क्या रोल है वो मैंने आज आपको बताया। चलिए, ऑक्सीजन के बारे में तो समझ गए। अब ये H2 का क्या रोल है? हाइड्रोजन हमारे शरीर में, मंजीत जी देखिए, 2/3 हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोजन है। और आज तक आपने किसी डॉक्टर से पूछा कि भाई हमारे शरीर में इतना हाइड्रोजन क्यों है? दुनिया भर में बातें चल रही हैं, हाइड्रोजन से गाड़ियां चलाएंगे, हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन बॉम्ब चलाएंगे, लेकिन इतना सारा हाइड्रोजन ऊपर वाले ने हमारे शरीर में डाल के भेजा है, उसके बारे में कभी किसी ने आपको ना तो बताया और ना आपने किसी से पूछा। कभी किसी डिस्कवरी चैनल पे आपने नहीं सुना, कभी किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बताया कि इतना सारा हाइड्रोजन आखिर आपके अंदर कर क्या रहा है। इवन इसकी फंक्शनैलिटी, इसका फंक्शन नहीं पता किसी को। आप देखिए, हाइड्रोजन से पता लग गया कि ऑक्सीडेशन होता है, हमारे को बीमार किया जाता है, बूढ़ा किया जाता है और मार दिया जाता है। तो हाइड्रोजन क्यों? हाइड्रोजन 2 तरह का होता है। एक होता है नेगेटिवली चार्ज, जिसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कैंगन पानी में मिलता है, और एक होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो हमें क्योंकि नेगेटिवली चार्ज चाहिए, तो आपने देखा भी होगा कि हम लोग अपने डेमो में हाइड्रोजन मीटर से दिखाते हैं कि देखो जी, आपके पानी में तो हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन है, लेकिन वो पॉजिटिवली चार्ज है। हमारा जो हाइड्रोजन मीटर है वो नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन को नापता है। तो अब आपको ये पता है कि नेगेटिव चार्ज से हमारा शरीर करता क्या है? नए सेल बनाता है। नए सेल बना के क्या करता है? अपने आप को रिपेयर करता है, अपने आप को, बीमारियों को क्योर करता है। तो वो जो क्योर करने का, रिपेयर करने का जो सिस्टम है, वो पूरा का पूरा आधारित है इस 2/3 शरीर के पार्ट के ऊपर, जो कि हाइड्रोजन से बना हुआ है। दिक्कत कहाँ आ जाती है? दिक्कत यहाँ आ जाती है कि हम जो पानी पी रहे थे कैंगन से पहले, या अभी कैंगन के अलावा जो दुनिया पानी पी रही है, उसके अंदर सारा हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और उसकी वजह से सेल बनाने की जो क्षमता है शरीर की, वो खत्म हो जाती है या बहुत मामूली सी रह जाती है। तो केवल जिंदा हैं, लेकिन रिपेयर कुछ नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से ना तो ब्लड प्रेशर सही हो रहा है, ना डायबिटीज ठीक हो रही है, ना कोई बीमारी ठीक हो रही है, और नई नई बीमारियां ऐड हो रही हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कैंगन पानी है वो अमृत का काम करता है। उसके अंदर ORP है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, और उसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है, जो कि ऊपर वाले ने आपके शरीर में 2/3 डाल के भेजा है। और मेरे हिसाब से आपको इसके बारे में आज ही पता लगा होगा। हमारे सर इतना डिटेल से कभी गए नहीं, हमारे को तो ये आया कि रिजल्ट आ गया। और वो हनुमान वाली बात है सर हमारी टीम में तो, कि ये जड़ी बूटी है, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं। हमें इतना पता है कि इस कैंगन में मतलब कमाल है सर, ये क्या क्या ठीक करती है पता ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इतना डिटेल से कभी गए नहीं सर हम, ना ही हमें। देखिए, अगर डिटेल पता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और हमें पता होना चाहिए। हमें, हमारे पास में 99.99% प्योर गोल्ड है, सोना है, लेकिन हमें पता नहीं है। बस ये पता है कि हाँ बहुत अच्छा है। तो इसके पीछे की आज मैंने आपको साइंस समझाई है, और मैं सोचता हूँ कि इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने क्लाइंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को बताने के लिए। अभी अगर कोई और कोई सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, मैं सवाल ले रहा हूँ इधर से। सर, एक तो अपने जो लीडर है उनका सवाल है कि पानी ऑक्सीडेशन होने के क्या क्या कारण है, सवाल है। ऑक्सीडेशन का केवल एक ही कारण है, वो है ऑक्सीजन। ये कुदरत का डिजाइन है। कुदरत ने ऑक्सीजन इसीलिए बनाया है कि इस पूरी की पूरी सृष्टि को वो रिसाइकिल कर सके। और ऑक्सीडेशन, हाँ, तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो हम लोग अगर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें तो जब सेल के अंदर एसिडिटी बढ़ती है तब उसका नेगेटिव चार्ज कम आता है। तो अगर आप गौर से इसको समझें, देखें, तो हर बीमारी की जो जड़ है, रूट है, वो एसिडिटी है।
जब एक हेल्दी सेल के अंदर बहुत सारी एसिडिटी बढ़ जाती है, तब उसका नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाता है और ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। तो सर सेकंड, मेरा मेरे से पहले किसी ने पूछा था इस बारे में, तो एक बार डिस्कशन हुआ था हमारा। एक सवाल है कि कई बार ये ऑक्सीडेशन, नेगेटिव ओआरपी, एंटीऑक्सीडेंट, और हमारी जो सेल का ओआरपी है वो हेल्दी सेल के लिए 25 मिली वोल्टेज है। ये चीजें हमने किताबों में देखी है, पर कुछ लोगों का ये कहना है कि हम इसको टेस्ट कहाँ करवा सकते हैं कि हमारी सेल का वोल्टेज क्या है। देखिए, ऐसा मैं जापान गया नहीं हूं, लेकिन मैंने भी सुना ही है कि वहां के जो डॉक्टर हैं, जैसे आप यहाँ पे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, वो स्टेथोस्कोप से आपके सीने पे लगा के देखेगा, आपका बीपी देखेगा। लेकिन जापान का डॉक्टर जो है वो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट कराता है, ब्लड का पीएच टेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि मैंने भी बताया कि जैसे ही आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़नी शुरू होगी, आपका ऑक्सीडेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ते ही आप बीमारी की तरफ दौड़ते जाएंगे। तो इंडिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ सेल वोल्टेज को हम चेक करा सके भी, हमारा सेल वोल्टेज? नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सिर्फ पीएच लेवल ही चेक करवा सकते हैं आप, और पीएच से ही सारा का सारा खेल है। देखिए, पीएच का मतलब क्या है? पीएच, दो अल्फाबेट्स हैं, पी और एच। इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोटेंशियल, हाइड्रोजन का पोटेंशियल किस चीज का? टू कैरी द चार्ज, नेगेटिव चार्ज। वो पोटेंशियल किसका है? वो हाइड्रोजन का है। इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर सकता है, इसीलिए उसको पीएच ही नापा जाता है। तो सर एक सवाल हो रहा है हमारे लीडर्स का कि कैंगन पानी में नेगेटिव हाइड्रोजन के अलावा और क्या क्या है? देखिए जी, इसकी दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपको बताई हैं, हाइड्रोजन और नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा आपको कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपका जीवन बदलने में पूरी तरह सक्षम है। और इस पानी का पतला होना अपने आप में इतना मायने रखता है हमारे लिए, क्योंकि जो भी हम लोग चीज कुछ खाते हैं, दवा, खाना, फल, वो सब सेल के अंदर पहुंचना है। सेल को न्यूट्रिशन मिलता है उससे, तो सेल के अंदर जाना है, और उसका जो ट्रांसपोर्टर है वो पानी है। तो अगर आप ऐसा पानी पीते हैं जो कि खुद सेल के अंदर नहीं जा सकता, तो आप मुझे बताएं कि जो खा रहे हैं वो सेल के अंदर कैसे जाएगा? इसलिए कैंगन पानी में ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत जबरदस्त है। राजेश सर, बिल्कुल सर, यस विवेक सर, नमस्कार। नमस्कार। सर एक क्वेश्चन था। सर जैसे नेगेटिव चार्ज, जैसे कैंगन का नेगेटिव चार्ज है जी, तो वैसे जो मार्केट में अदर आयोनाइजर आए हैं तो डेमोस्ट्रेशन के दौरान उनका भी पानी का नेगेटिव चार्ज आता है। जी जी जी। तो उस पानी सर वो भी मतलब नेगेटिव चार्ज प्रूव करके दिखा देते हैं। तो सर जो कस्टमर है वो कैसे, कस्टमर को कैसे आप सेटिस्फाइड करें कि रिजल्ट के लिए मतलब कैसे कैंगन बेस्ट है और वो नहीं है? देखिए जी, एक चीज तो मान के चलिए कि आप सबको कैंगन मशीन नहीं बेच सकते। ओके। जिसने सोच लिया कि कैंगन नहीं लेना है, वो आपको 1000 रीजन दे देगा। लेकिन इसका एक सबसे सरल, जो कि रिबटल हम लोग बोलते हैं, जितनी भी देखिए, कैंगन के अंदर जो प्लेट्स लगी हैं उसकी क्वालिटी है, और उस क्वालिटी की वजह से उसकी कीमत भी है। तो जब भी आपको कीमत से कॉम्प्रोमाइज करना है, कीमत को नीचे लाना है, तो आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। नैनो की कीमत में मर्सिडीज नहीं बन सकती। अगर आपको नैनो की कीमत खर्च करनी है तो आप मर्सिडीज नहीं खरीद सकते। तो जितने भी अदर आयोनाइजर हैं उनकी बहुत घटिया किस्म की क्वालिटी होती है प्लेट्स की। मैंने तो कई बार ऐसा सुना है कि स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स भी लगाते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज तो आ जाएगा, लेकिन वो जो मेटल है वो रिसेगा पानी के अंदर, क्योंकि
वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो पानी के अंदर घुल जाते हैं और उसकी वजह से हैवी मेटल पॉइजनिंग हो जाती है और लोगों की किडनियां फेल हो जाती हैं। थैंक यू सर। सर इसी में एक सवाल और है साथ में ही कि मशीन के पीछे इंस्ट्रक्शन दी हुई है किडनी को लेकर कि हमें कौन सा पानी पीना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या किडनी के पेशेंट को क्या यूज करना चाहिए, कौन सा पानी यूज करना चाहिए? जी जी, इसके बारे में मुझसे ना बुलवाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये एक डिस्क्लेमर है जो कि लीगली जरूरी है डालना। मैं अपना केवल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मेरे पास में अगर कोई डायलिसिस पे पेशेंट आता है तो मैं उसको अप टू 3 लीटर तक पानी पिला देता हूँ, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत टाइम से पानी को बंद कर दिया होता है। तो हमारे शरीर में एक खास बात है, अगर हम किसी भी अंग को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो शरीर उसकी जो फंक्शनैलिटी है खुद ब खुद खत्म कर देता है। तो जब किडनी ने काम करना कम किया और धीरे धीरे जब उसको डायलिसिस पे लगाया गया तो शरीर ने देखा कि भाई ये तो खून साफ करने का काम अपने आप ही चालू हो गया है, तो अब मुझे अपनी एनर्जी किसी और काम में लगा देनी चाहिए। तो जब तक वो डायलिसिस होता रहेगा तब तक वो बंदा ठीक नहीं हो सकता। और इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। उनके आप लोग वीडियोस देखिए तो आपको किडनी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। ओके। सेकंड सर, कैंसर पेशेंट के लिए कौन सा पानी आप रेकमेंड कर सकते हैं जो 3rd स्टेज 4th स्टेज के कैंसर के पेशेंट हैं? देखिए, कैंसर के लिए मैं एक बहुत अच्छा आपको फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला क्या है? ये एक तरीका है जो हमारी जो किताब है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, तो ये बहुत आसानी से मिल जाती है हमें। इस किताब के अंदर एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है इनकी वेबसाइट का, और उस ईमेल के ऊपर जो भी कैंसर पेशेंट है उसकी सारी रिपोर्टें भेजिए। वो आपको पूरा एक प्रोटोकॉल बना के देंगे कि कब कब कितना कितना कौन कौन सा पानी पिलाना है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल हैं, आज से नहीं सालों से ये काम कर रहे हैं। उनको एग्जैक्टली पता है कि किस पेशेंट की किस स्टेज में किस तरह के पानी को पीने की जरूरत है। ठीक है राजेश सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। यस सर, यस, बताइए। किडनी का जो सर क्रेटिनिन लेवल होता है, तो जी। कितने क्रेटिनिन लेवल तक मतलब आप कैंगन यूज कर सकते हैं, जैसे आप केएफटी करवाते हैं? सर ओके, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एक्वेरियम है आपके पास में, उस एक्वेरियम के अंदर गंदगी है बहुत ज्यादा और आपको दिख रहा है कि पानी गंदा है। तो अब मुझे एक चीज बताएं कि कितनी गंदगी आपको दिखेगी तब आप उसको साफ करना शुरू करेंगे। ओके, मैं थोड़ा सा अलग से तरीके से भी आपको बताता हूं कि हम लोग इसमें कोई लिमिट ना रखें कि इसका इतना क्रेटिनाइन हो गया है तो इसकी वजह से हम लोग अब कैंगन नहीं दे सकते, क्योंकि क्रेटिनाइन बढ़ने का कारण यही है कि शरीर अपने आप को साफ नहीं कर पा रहा है। और जब भी आप इसका पानी पिलाते हैं तो मेक श्योर कि पानी को धीरे धीरे करके बढ़ाएं। 200 ml से 500, 500 से 1 लीटर, इस तरीके से धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, क्योंकि शरीर को जब किसी काम करने की आदत नहीं रहती है तो उसको इट इज नॉट यूज्ड टू, तो उसकी वजह से आपको शरीर के ऊपर एकदम से प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेशर डालेंगे तो जो कमजोर ऑर्गन है वो कोलैप्स कर सकता है। थैंक यू। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप इससे ज्यादा हो गया है क्रेटिनाइन तो अब पानी नहीं दे सकते, क्योंकि उस केस में पानी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। थैंक यू सर नमस्कार, मेरा नाम नीरज है सर, नीरज बजाज। नमस्कार बजाज साहब। सर मुझे ये पूछना था कि ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में ये कैसे हेल्प कर सकता है कैंगन वाटर 9.5, और वो सेम ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर होता क्या है? उस सेम पेशेंट का थोड़ा क्रेटिनाइन 3 तक है सर, 3 तक। यस। देखिए, ब्लड प्रेशर होता क्या है जी। जब आपका खून
डिहाइड्रेशन की वजह से, गंदगी की वजह से जब गाढ़ा हो जाता है, तब हार्ट को ज्यादा प्रेशर से उसको पंप करना पड़ता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जब आप पानी पीना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपका खून पतला होता है, और खून पतला होने की वजह से ये तुरंत ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत अच्छा असर डालता है। तो सर सेम पेशेंट का मतलब हाइपरटेंशन की वजह से किडनी इफेक्ट हुआ है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो उसको 9.5 दे सकते हैं ना? ये बहुत गलत स्टेटमेंट है बजाज साहब। हाइपरटेंशन की वजह से कभी किडनी खराब नहीं होगी, किडनी की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। ओके ओके ओके। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ बजाज साहब कि 90% जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जो मेरे पास में आते हैं, उनको मैं हार्ट की दवा नहीं देता हूँ, हार्ट का इलाज नहीं करता हूँ। मैं उनकी किडनी का इलाज करता हूँ, उनकी हार्ट की बीमारी ठीक हो जाती है। रूट कॉज कहीं और है। जी सर। जब आपकी किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती है तो वो जो प्रेशर किडनी के ऊपर बनता है वो सीधा हार्ट के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो जैसे ही आप किडनी का प्रेशर खत्म कर देते हैं, तुरंत हार्ट का प्रेशर अपने आप खत्म हो जाता है। ओके, तो सर ये मेडिसिन से ही किडनी का प्रेशर कम किया जा सकता है? तो मैंने भी आपको समझाया कि कोई भी मेडिसिन किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए डिजाइन ही नहीं है। ऑलराइट। आप अगर मेडिसिन किसी चीज के लिए ले रहे हैं, एक चीज के लिए ले रहे हैं, तो 3 साइड इफेक्ट कॉज करेगी फॉर श्योर। थैंक यू सर। प्लेजर। ओके, तो डॉक्टर साहब नेक्स्ट मेरे को थोड़ा सा एक जानना था कि कई बार ब्लड प्रेशर जिन पेशेंट का लो होता है, तो लो होने का कारण क्या होता है और वहां हम क्या रेकमेंड कर सकते हैं? देखिए, लो होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाहे ब्लड प्रेशर लो हो या हाई हो, उसका सीधा संबंध किडनी की फंक्शनैलिटी से होता ही है। और हमारा जो शरीर है वो एक होलिस्टिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उस किडनी को अलग ट्रीट कर सकते हैं, लिवर को अलग ट्रीट कर सकते हैं। ये हमें एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट करके चलना पड़ता है, जिसमें हम लोग पानी से शुरुआत करते हैं। अगर आपने एक्वेरियम का पानी बदल लिया तो मछलियां मरनी बंद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे लीडर का सवाल है सर कि 11.5 पीएच का पानी पी सकते हैं क्या और कितना पी सकते हैं? देखिए जी, ये कंपनी बिल्कुल नहीं बोलती कि आप 11.5 पीएच का पानी पिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 11.5 पीएच का पानी मैं अपने पेशेंट्स को पीने के लिए एडवाइस कर देता हूँ। और वो एक बहुत ज्यादा अल्कलाइन पानी है। और जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी का रूट कॉज एसिडिटी है। वो एसिडिटी जो आपके सेल्स में घुस जाती है। तो 11.5 पीएच का जो पानी है वो एक बहुत सरल सा उपाय है उस एसिडिटी को कम करने का। तो इसकी वजह से मैं अपने पेशेंट्स को मैं खुद भी ले लेता हूं अगर मुझे जरूरत महसूस हो। सर चैप्टर नंबर 6 में लिखा भी हुआ है किलिंग कैंसर नॉट पीपल में 11.5 की एडवाइस किया है उन्होंने। एब्सोल्युटली। देखिए, कैंसर, जैसे मैंने आपको बीमारी की परिभाषा दी। जी सर। तो कैंसर क्या है? कैंसर में होता क्या है? कैंसर के अंदर इंसान का जो ऑक्सीडेशन रेट है वो कई गुना बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है कि जब कैंसर का जो नॉर्मल सेल है जो कैंसरस बनता है, तो शुगर को मेटाबोलाइज करने का तरीका बदल देता है। वो शुगर को, वो चीनी को फर्मेंट करके उसका इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो जब कोई भी चीज सड़ती है, मतलब फर्मेंटेशन होती है, तो उसके बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और उसकी वजह से शरीर के अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कोई भी अगर कैंसर का पेशेंट है, आप उसके अगर पेशाब का पीएच लेवल चेक करेंगे तो 4 या 3 पीएच उसके पेशाब का होगा।
उसका कारण यही है कि जो कैंसर है वो शुगर को मेटाबोलाइज करने का तरीका बदल देता है, और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर अपने शरीर में डालते हैं तो करीब करीब -900, 950 ORP का पानी आप लेते हैं, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो इंस्टेंटली, इमीडिएटली इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, स्लो होना शुरू हो जाता है। सर हम मेल और फीमेल को अलग अलग कितने लीटर पानी की सलाह दे सकते हैं रोजाना ड्रिंक करने की? ये मेरे हिसाब से ये हमारे को वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू सेट दैट लिमिट। ओके सर। इसका कारण क्या है? हमारा जो शरीर है वो पूर्णतः उस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर हर वो इंटेलिजेंस है जो भी चीज उसको चाहिए, जितनी चाहिए वो खुद उसको ऑब्जॉर्व कर सकता है, और जितनी एक्स्ट्रा है वो बाहर फेंकने के काबिल है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने आज तक एल्कलोसिस का कोई भी पेशेंट नहीं सुना जिसको कभी एल्कलिनिटी बढ़ गई हो शरीर में। एसिडिटी का तो आप रोज ही सुनते हैं, अपने परिवार में बहुत हो जाते हैं। लेकिन एल्कलोसिस कभी आज तक एक भी पेशेंट मेरे पास नहीं आया जो ये बोल दे कि हाँ जी मैं तो एल्कलाइन हो गई मेरी बॉडी। पॉसिबल नहीं है। सर डॉक्टर साहब, जैसे 11.5 pH का पानी है वो कई बार उस पेशेंट को रिकमेंड कर देते हैं हम जो मतलब नींद की जिसको प्रॉब्लम चल रही है, क्या उस केस में वाकई काम करता है सर? 100% करता है। देखिए उसके पीछे की भी साइंस समझिए। आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करने के लिए डिजाइंड है, ऐसा मैंने आपको बताया। लेकिन वो कर तब सकता है जब आप गहरी नींद सो रहे हैं। जब आप गहरी नींद सोते हैं तो रिपेयर का प्रोसेस सिर्फ तभी चालू हो सकता है, ऐसा उसका डिजाइन है। और जब भी आपके शरीर में अपने आप को रिपेयर करने की क्षमता आएगी तब आपका शरीर आपको सुलाएगा। उसके लिए आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप 11.5 pH का पानी पीते हैं, आपकी जो सेल के अंदर की एसिडिटी है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन मतलब आग लगी है, वो आग जब बुझती है तो शरीर की जो रिपेयर करने की जो कैपेबिलिटी है वो जागृत होती है और आपको वो सुला देता है बिना किसी मेडिसिन के। बहुत सिंपल सी साइंस है इसमें। विवेक से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमने लंग्स पे बात की, हमने किडनी पे बात की, आपने हार्ट पे बात की, बहुत अच्छा लगा। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लिवर पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि मान लो एक पेशेंट ने अपना LFT करवाया है और LFT बिल्कुल ऑल ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको फ्रेश होने में दिक्कत है, 3 से 4 बार वो फ्रेश होता है। मेरे कई ऐसे नॉलेज में मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ये दिक्कत है, तो 3-4 बार वो फ्रेश होते हैं मॉर्निंग में, तो ऐसा क्या करें सर? क्या उनको मैंने स्टार्टिंग में ही इसीलिए एक चीज कही थी कि आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें जी। ऑर्गन या बीमारी मायने नहीं रखता। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तरीके को समझेंगे कि आपका शरीर नए सेल बनाएगा तब कोई भी बीमारी ठीक हो पाएगी, चाहे वो लिवर से संबंधित है क्योंकि लिवर भी सेल से बना है। अगर लिवर में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब लिवर के सेल उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। और अगर सेल जो कि शरीर में नए सेल बनाने की जो क्षमता है, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि पानी और नेगेटिव चार्ज, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनके बिना नए सेल बनना शुरू हो ही नहीं सकता। आई थिंक सर दिस इज द रीजन कि LFT में भी वो ओके आ रहा है, क्योंकि LFT सेल बेसिस पे नहीं होता। यू आर राइट सर। एब्सोल्युटली, सेल बेसिस पे हो ही नहीं सकता। एक्चुअली क्या है कि ये जितने भी एलोपैथी के जो टेस्ट हैं, आई एम सॉरी अगर यहाँ पे कोई एलोपैथी के डॉक्टर हैं क्योंकि मेरी कभी बनती नहीं उनसे, क्योंकि मैं जो बात कहता हूँ वो टोटली ऑपोजिट होती है और सत्य होती है। तो जो एलोपैथी के जो टेस्ट हैं, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उनकी जो एक्यूरेसी है वो 15 से 23% होती है। इसीलिए कभी भी आपको एक टेस्ट
करा के डॉक्टर बता नहीं सकता कुछ, बोलता अच्छा ये भी करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो, फिर उसके बाद एक और एक्सपर्ट से पूछ लो, भाई तुमने टेस्ट कराए तो तुम बता दो। राइट सर, राइट। सो सेल्फ के ऊपर फोकस रखिए तो कि कोई भी बीमारी मायने नहीं रखेगी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा विवेक सर। हाँ जी, कि क्या आप कैंगन का हमारे सभी लीडर्स आज जो लगे हुए हैं, कोई 1A हैं, 2A हैं, 3A हैं, 4A हैं, 6A हैं, तो वो क्या डेज 8 तक का सोच सकते हैं? इन फ्यूचर क्या है कैंगन का आपके हिसाब से आने वाले समय में? राजेश जी, कैंगन अभी शुरू हुआ है, मतलब अगर आप देखें तो ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है। आप 130-140 करोड़ की जनसंख्या में कितनी मशीनें बेची हैं आपने अभी तक? सर 1,80,000। 2 लाख भी नहीं बिकी हैं। तो अब मतलब अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है सर। ये दुनिया में जो आप लोगों ने धूम मचाई है सिर्फ शुरुआत है। Absolutely. ओके, थैंक यू सो मच सर। सभी एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, सभी टीम की तरफ से। थैंक यू।